बस यही था। पर इसके अलावा भी देखिए, मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली। हाँ, शूरसेन की राजधानी, फिर कंपिल जहां द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, यहाँ तक कि वो लाक्षागृह भी, जहां पांडवों को जलाने की कोशिश हुई थी। वही, वो भी आज के बागपत के पास इसी जमीन पर था। तो ये कह सकते हैं कि इन महाकाव्यों की आत्मा इसी मिट्टी में बसी है। ये तो कमाल है, मतलब पौराणिक कथाओं की जड़ें यहाँ कितनी गहरी हैं। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। महाकाव्यों के बाद ये क्षेत्र नए विचारों का, नई धर्मों का भी गवाह बना। बिल्कुल। स्रोतों में उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्यों? ये दावा इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का लगभग हर महत्वपूर्ण पल इसी जमीन पर गुजारा। हर महत्वपूर्ण पल? हाँ, असल में ये सिर्फ घटनाओं का गवाह नहीं था, ये वो उपजाऊ जमीन थी जहां उनके विचार पनपे और फिर पूरे एशिया में फैले। इससे थोड़ा और विस्तार से बताइए, कौन कौन सी वो जगह हैं जो ये साबित करती हैं? सबसे पहले तो सारनाथ, वाराणसी के पास। हाँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वहीं दिया था। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म के पहिए का घूमना। बिल्कुल, एक नए वैचारिक युग की शुरुआत का प्रतीक। वहां का धमेक स्तूप आज भी उस पल की गवाही देता है। और फिर श्रावस्ती है, जहां बुद्ध ने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा चौमासे गुजारे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए, और आखिर में कुशीनगर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। मतलब जन्म को छोड़कर उनके जीवन का पूरा चक्र यहीं पूरा हुआ। सही कहा। और ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं था ना, कौशाम्बी का भी जिक्र आता है। बिल्कुल, कौशाम्बी तो इस क्षेत्र की धार्मिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बौद्धों के लिए भी बड़ा केंद्र था और जैन धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र। अच्छा। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म भी यहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये जमीन कैसे अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं का संगम थी। ठीक है, महाकाव्यों और नए धर्मों के बाद जब बड़े साम्राज्य बनने शुरू हुए, तब इस क्षेत्र का क्या हुआ? मतलब मौर्य और गुप्त काल ने यहाँ अपनी क्या छाप छोड़ी? मौर्य काल की सबसे बड़ी और आप कह सकती हैं अमिट छाप सम्राट अशोक ने छोड़ी। अशोक ने? उन्होंने यहाँ कई स्तूप और स्तंभ बनवाए, और सारनाथ का वो मशहूर सिंह स्तंभ, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। बिल्कुल, वो इसी दौर की और इसी जमीन की देन है। ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये शांति और धम्म के शासन का प्रतीक है। और गुप्त काल, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, उसने तो कला और वास्तुकला को एक नई ऊंचाई दी होगी। बिल्कुल दी। उस दौर ने वास्तुकला के कुछ ऐसे नमूने दिए जो आज भी हैरान करते हैं, जैसे कानपुर का भीतरगांव मंदिर। हाँ, उसके बारे में मैंने सुना है। कमाल की बात यह है कि ये मंदिर पकी हुई ईंटों से बना है। मतलब उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है ये। और ललितपुर का देवगढ़ दशावतार मंदिर, वो तो गुप्तकालीन मूर्तिकला और वास्तुकला का आप कह सकती हैं शिखर है। ये इमारतें उस दौर की समृद्धि और कलात्मकता का जिंदा सबूत हैं। तो एक तरफ गुप्त काल ने इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से शिखर पर पहुंचाया, लेकिन जैसे ही ये साम्राज्य कमजोर पड़े, सत्ता का केंद्र बिखरने लगा। हाँ, एक खालीपन आ गया था। और इसी बिखराव ने दिल्ली से आ रही नई ताकतों के लिए, मतलब दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजे खोल दिए। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। उस दौरान ये पूरा क्षेत्र सीधे दिल्ली के नियंत्रण में आ गया और प्रशासनिक तौर पर बहुत अहम हो गया। बदायूं, कड़ा मानिकपुर और अवध इसके सबसे बड़े सूबे थे। यहीं से सल्तनत का शासन चलता था। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है नए शहरों का बसना। जैसे कि जौनपुर, मैंने सुना है उसे शिराजे हिंद भी कहते थे। ये नाम क्यों पड़ा? शिराजे हिंद यानी हिंदुस्तान का शिराज। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था, लेकिन बाद में शर्की सुल्तानों के राज में जौनपुर इस्लामी शिक्षा, कला और संस्कृति का इतना बड़ा केंद्र बन गया कि उसकी तुलना ईरान के मशहूर शहर शिराज से होने लगी। अच्छा। वहां की अटाला मस्जिद आज भी उस दौर की शान की गवाह है। और एक और शहर था, आगरा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। 1504 में सिकंदर लोदी ने दिल्ली के बजाय एक नए शहर को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। उसने यमुना के किनारे आगरा शहर की स्थापना की, और इस एक फैसले ने अगले 200 सालों के लिए हिंदुस्तान की सियासत का केंद्र तय कर दिया। और लोदी के बाद आए मुगल, और आगरा तो जैसे मुगल साम्राज्य का दिल्ली बन गया। ये बदलाव कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। मतलब आप देखिए, मुगलों ने इस क्षेत्र को अपनी वास्तुकला से हमेशा के लिए अमर कर दिया। अकबर ने आगरा के पास एक पूरी नई राजधानी बसाई, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी तो एक जिंदा दस्तावेज जैसा लगता है।
बिल्कुल। एक तरफ जोधाबाई का महल है जो राजपूती वास्तुकला से प्रेरित है, दूसरी तरफ तुर्की सुल्ताना का महल जिस पर फारसी असर दिखता है। और बीच में है इबादत खाना। हाँ, जहां अकबर हर धर्म के विद्वानों से चर्चा करते थे। उनकी दीन इलाही की सोच उस शहर के पत्थरों में आज भी जिंदा है। और बुलंद दरवाजा, वो तो सिर्फ एक दरवाजा नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। सही बात है। गुजरात पर अपनी जीत की याद में अकबर ने दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बनवाया। ये महज एक गेटवे नहीं, ये पूरी दुनिया को मुगल सत्ता की ताकत का ऐलान था। और फिर आए शाहजहां और ताजमहल। हाँ, शाहजहां ने तो मोहब्बत और वास्तुकला को मिलाकर वो चीज बना दी जो आज भारत की पहचान है, मुगल कला का शिखर। और आगरा का किला भी तो है। सही कहा। आगरा की किले की नींव तो अकबर ने रखी थी, लेकिन उसके अंदर की कई खूबसूरत इमारतें जहांगीर और शाहजहां ने बनवाई। ये किला और ताजमहल दोनों यमुना किनारे खड़े होकर मुगल काल के उस सुनहरे दौर की कहानी सुनाते हैं। मुगलों की शान शौकत तो बेमिसाल थी, लेकिन ये हमेशा नहीं रही। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, हाँ, तो वही जमीन जो कभी उनकी सत्ता का केंद्र थी, उनके खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा गढ़ बन गई। हाँ, 1857 की कहानी यहीं से शुरू होती है ना? बिल्कुल। ये इतिहास का एक विडंबना भरा मोड़ है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजाया। दिल्ली चलो का नारा। हाँ, और इसके बाद तो जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ये आग फैल गई। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। हर शहर से, हर तबके से एक नायक उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनका ये वाक्य तो आज भी जोश भर देता है। और सिर्फ झांसी ही क्यों, कानपुर में नाना साहब और उनके शानदार सेनापति तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में लियाकत अली। हाँ, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें अंग्रेज अपना सबसे कट्टर और खतरनाक दुश्मन मानते थे। ये सब दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ राजा रानी नहीं, बल्कि आम लोग भी लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति को तो दबा दिया गया, लेकिन उसने आजादी की जो चिंगारी लगाई वो बुझी नहीं। बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल भी इसी क्षेत्र में सबसे तेज जलती रही। इस दौर में यहाँ की क्या भूमिका थी? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है। 1857 में नेतृत्व राजा नवाबों के हाथ में था, अब नेतृत्व बुद्धिजीवियों और आम जनता के हाथ में आ रहा था। अच्छा। इस क्षेत्र ने वैचारिक नेतृत्व देना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 1885 से 1947 के बीच कांग्रेस के 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। किसी भी दूसरे प्रांत से ज्यादा? हाँ, इलाहाबाद और लखनऊ राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र बन गए। और 1916 का लखनऊ समझौता तो बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। ऐतिहासिक ही था। पहली बार आजादी की लड़ाई के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, एक ही टीम में खेलने के लिए राजी हुए, जिसने अंग्रेजों की फूट डालो और राजकरों की नीति को सीधी चुनौती दी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सिर्फ समझौते ही नहीं हुए, टकराव भी हुए, जैसे 1922 का चौरी चौरा कांड। हाँ, गोरखपुर के पास। उस हिंसा के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सही। तो ये दिखाता है कि ये क्षेत्र हर तरह की राजनीतिक गर्मी का केंद्र था। और हमें उन क्रांतिकारियों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो गांधी जी के रास्ते से अलग थे। हाँ, जो अपने तरीके से आजादी हासिल करना चाहते थे। काकोरी ट्रेन एक्शन की कहानी तो आज भी सुनाई जाती है। बिल्कुल, और उसे याद करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग काकोरी को सिर्फ एक ट्रेन डकैती समझते हैं, पर वो एक राजनीतिक बयान था। अच्छा। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा। उनका मकसद पैसा नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को संदेश देना था कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। और चंद्रशेखर आजाद का बलिदान? हाँ, 27 फरवरी 1931 प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से अकेले लड़ते हुए आखिरी गोली से खुद को शहीद कर लिया, लेकिन जीते जी उनके हाथ नहीं आए। उनका बलिदान एक प्रतीक बन गया। बिल्कुल। और कहानी का अंत भी उतना ही शानदार है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और कुछ दिनों के लिए एक समानांतर सरकार बना ली थी। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि कैसे मध्य देश से लेकर आधुनिक उत्तर प्रदेश तक ये जमीन हमेशा भारत के इतिहास के केंद्र में रही है। बिल्कुल। चाहे वह अध्यात्म हो,
संस्कृति हो, सल्तनत हो या स्वतंत्रता संग्राम। ऐसा लगता है कि हर बड़े दौर में यहाँ की घटनाओं ने पूरे देश की दिशा तय की है। सही कहा। हमने देखा कि ये महाकाव्यों की भूमि है, बौद्ध धर्म का पालना है, मुगल सत्ता का भव्य केंद्र रही और आज़ादी की लड़ाई का दिल भी बनी। गंगा यमुना के दोआब की ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत इतनी गहरी और इतनी विविध है कि वो आज भी यहाँ के समाज और राजनीति को प्रभावित करती है। गहराई से प्रभावित करती है। ये एक ऐसी विरासत है जिससे आप बच नहीं सकते। तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उत्तर प्रदेश के भूगोल का एक विस्तृत प्रोफाइल है। बिल्कुल। हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश के भूदृश्य को समझना, मतलब इसकी सीमाएं कहाँ हैं, इसकी नदियां इसे कैसे आकार देती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसकी जमीन इतनी उपजाऊ क्यों है? हाँ, यही। तो इस चर्चा में हम राज्य की भौगोलिक स्थिति, इसके भौतिक विभाजन और यहाँ की जलवायु और मिट्टी की जो अनूठी विशेषताएं हैं उन्हें समझेंगे। चलिए तो फिर सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश ठीक कहाँ स्थित है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। जी। इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। लेकिन सिर्फ आकारी तो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी जो उत्तर मध्य भारत की स्थिति है वो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये देश के बाकी हिस्सों को एक तरह से जोड़ता है। हाँ, एक जंक्शन की तरह है। अब आते हैं सीमाओं पर, और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, और एक देश से भी लगती है। हाँ, नेपाल से। ये अपने आप में कमाल है। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। हिमाचल के साथ तो सबसे छोटी सीमा लगती है। हाँ, बिल्कुल। और पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और पूरब में है बिहार और झारखंड। मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसी में कुछ जिले तो बहुत ही खास हैं, जैसे सोनभद्र। सोनभद्र की बात ही अलग है। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोचिए, एक ही जिले के अंदर 4 अलग अलग संस्कृतियां आकर मिलती होंगी। सही बात है। वहाँ के लोगों के लिए तो शायद सीमा पार करना एक मोहल्ले से दूसरे में जाने जैसा होता होगा। और दूसरा है ललितपुर। हाँ, वो तो नक्शे पे ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश का हिस्सा हो। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों का रोजमर्रा का जीवन, उनका बाजार, रिश्तेदारियां, सब कुछ मध्य प्रदेश से ज्यादा जुड़ा होगा। तो ये तो हुई सीमाओं की बात, पर इन सीमाओं के अंदर क्या है? क्या ये पूरा राज्य एक सपाट मैदान है, जैसा हम अक्सर सोचते हैं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। भूवैज्ञानिक रूप से ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड मतलब ये भूमि एक बहुत पुराने महाद्वीप का हिस्सा थी। जी, और यही बात उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से से जोड़ती है। अच्छा, तो स्रोत के अनुसार उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। हाँ, 3 बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। पहला है भाबर और तराई क्षेत्र। ये हिमालय के ठीक नीचे का इलाका है। भाबर मतलब वो अंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र जहां नदियां जमीन के नीचे गायब हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है कि वो खेती के लिए अच्छा नहीं है। और फिर भाबर के ठीक दक्षिण में तराई है, जहां वो गायब हुई नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं। अच्छा, तो ये एक दलदली और नम क्षेत्र बन जाता है। एकदम। और इसी नमी की वजह से यहाँ घने जंगल और वो लंबी वाली हाथी घास मिलती है। और ये धान और गन्ने की खेती के लिए बेहतरीन जगह होगी। बिल्कुल सही। बस्ते का बोझ और धूप गहरी, स्कूल की घंटी बजे आखिरी, के आया मौसम आइसक्रीम का, मदर डेयरी आइसक्रीम का। बिल्कुल सही। तो ये हुआ पहला भाग। दूसरा है गंगा यमुना का मैदान। ये तो प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे उपजाऊ भी। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यहाँ 2 तरह की मिट्टी में अंतर समझना जरूरी है ना, खादर और बांगर। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खादर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी है, मतलब जो नदियों के पास पाई जाती है। हाँ, जहाँ हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी की परत बिछा देता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होती है। और बांगर फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी हुई। सही।
ये वो ऊंचा क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। समझ गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दक्षिण का पठारी प्रदेश। ये दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाके आते हैं, जैसे झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? यहाँ की जमीन पथरीली है और बारिश भी कम होती है। अच्छा। और यहाँ की मुख्य नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा और केन ये हिमालय की नदियों से अलग हैं। मतलब ये ग्लेशियर से नहीं निकलती? नहीं, ये बारिश पर निर्भर करती हैं। आपने नदियों की बात छेड़ी तो चलिए इसी पर और बात करते हैं। नदियां तो वाकई उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। और यहाँ की नदियों को हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी जो दक्षिण के पठार से। इससे उनके पानी के बहाव का पैटर्न समझने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले गंगा, राज्य की सबसे लंबी नदी। यूपी में इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। ये बिजनौर से राज्य में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे कितने ही बड़े शहर इसी के किनारे बसे हैं। और फिर है यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये सहारनपुर से राज्य में प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। मथुरा और आगरा इसी के तट पर है। जी हाँ। एक नदी है गोमती, जिसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली कि वो पहाड़ों से नहीं निकलती। हाँ, वो मैदानी इलाके की फुल्लर झील से निकलती है, पीलीभीत में। ये बहुत अनोखी बात है। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी के किनारे है। फिर आती है घाघरा, जिसे अयोध्या में सरयू कहते हैं। अयोध्या शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। और एक है राप्ती नदी, इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत भयानक बाढ़ आती है। ये दिखाता है कि नदियां जीवन देती भी हैं और कभी-कभी ले भी लेती हैं। बिल्कुल। और दक्षिण के पठार से निकलने वाली बेतवा और केन ये यमुना में मिलती हैं। हाँ, और बेतवा नदी पर ही माता टीरा और राजघाट बांध बने हुए हैं। तो ये तो हुई नदियों की बात। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी कह सकते हैं। मतलब यहाँ 3 मुख्य ऋतुएं हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। गर्मी जो मार्च से जून तक होती है, जब लू चलती है। आगरा और झांसी सबसे गर्म जिले माने जाते हैं। जी। और बारिश का मौसम जून से सितंबर। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। आप गोरखपुर और मथुरा की बात करें। हाँ, सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में। ऐसा क्यों? ये भूगोल से सीधे तौर पर जुड़ा है। मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से आती हैं। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर? एकदम। तो जब वो पूरब में गोरखपुर पहुंचती हैं, तो उनमें बहुत नमी होती है और वो जमकर बरसती हैं। और जैसे जैसे वो पश्चिम में मथुरा तक पहुंचती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। हाँ, उनकी नमी कम हो जाती है, इसलिए मथुरा में बारिश कम होती है। ये अंतर राज्य की फसलों पर भी असर डालता होगा। बहुत ज्यादा। और सर्दी का मौसम नवंबर से फरवरी, जिसमें जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। सही। मिट्टी की बात करें तो मैदानी इलाकों में तो जलोढ़ मिट्टी ही है। हाँ, सबसे ज्यादा वही है। इसमें पोटाश और चूना तो भरपूर होता है, लेकिन एक चीज की कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और शायद यही कारण है कि यहाँ यूरिया खाद का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किसान को मिट्टी की इसी कमी को पूरा करना होता है। वहीं बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में वहाँ लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, जो चना और अरहर जैसी दालों की खेती के लिए अच्छी होती है। जी, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। तो अब आखिर में बात करते हैं वनों की। यूपी में वन क्षेत्र काफी कम है, लगभग 6.1